सो नाउ कंटिन्यू अवर टॉपिक। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्सेस का मतलब होता है कंपनी के बाहर से एम्प्लॉयज को बुलाना, नौकरी के लिए उनको सेलेक्ट करना, उसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल सोर्सेस। तो सबसे फर्स्ट आता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। कंपनी के पास कितने लोगों के लिए जगह खाली है, कंपनी के क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब जो है एक एडवर्टाइज बना के न्यूज़पेपर में दिया जाता है। और आजकल तो एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन भी दिए जाते हैं, इंटरनेट पे भी। तो एडवर्टाइजमेंट देख के जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वो एप्लीकेशन करेगा जॉब के लिए। So applications are invited to advertisement in newspaper, periodicals for a specific post. Candidates can also apply after seeing the advertisement on internet, and right candidate can be selected with this method. फिर सेकंड आता है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन वो अभी जॉब की सर्च में है, अभी तक उनको जॉब नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास होती है, उसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भुज में है। तो वहां पे जैसे ही जो भी स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो जाके और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सारे डॉक्यूमेंट्स का वहां पे रिकॉर्ड जो है और उनके पास डिटेल नोट करवानी पड़ती है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। फिर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। तो किसी भी अगर अच्छी कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर में जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जॉब के अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म में हमसे वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछा जाता है। अगर हमने वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया होता है तो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको काम आता है। तो जब भी हमारा नौकरी ढूंढने का इरादा हो और हमारी पढ़ाई खत्म हो चुकी हो, तो हमको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके और अपना रिकॉर्ड जो है वहां पे अपडेट करवाना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। उससे गवर्नमेंट के पास भी एक एक्यूरेट नंबर पहुंचता है कि पूरे देश में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं। The Public and Private Employment Exchange prepare a list of prospective candidates who are unemployed and in search of job. The Employment Exchange provides the list of qualified but unemployed candidates. तो किसी कंपनी को अगर मान लो कि वर्कर्स एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो वो कंपनी वाले क्या करेंगे, सीधा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कांटेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले उनको पूरी की पूरी लिस्ट दे देंगे कि इतने सारे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइड है लेकिन अभी तक उनको जॉब नहीं मिली है। तो कंपनी जो है सीधा उन लिस्ट में से कैंडिडेट को कांटेक्ट करके मैसेज करके जॉब के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए बुला सकती है। फिर आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज वाले एमबीए वाले कॉलेजेस होते हैं, वहां पे हर साल जो स्टूडेंट अपना फाइनल ईयर करके और क्लियर करके निकल रहे होते हैं, उन लोगों के लिए एक कैंपस रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वाले, अलग अलग कंपनी वाले लोगों को बुलाया जाता है। और वहां पे जो कैंडिडेट होते हैं, जो वहां पे पढ़े हैं, वो कैंडिडेट वहां पे अपना अपना बायोडेटा और अपनी अपनी डिटेल उनको देते हैं। और वहां से कई बार जो है स्टूडेंट्स को डायरेक्ट जो है जॉब मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस कंडक्ट द कैंपस रिक्रूटमेंट and provide specialized and knowledgeable personnel to business campus are arranged every year at various institutes like IIM and IIT। तो इससे क्या होता है, अभी जैसे अपन एग्जाम्पल लें अपने बीएड कॉलेजेस गांधीधाम में जो है, तो ये बीएड कॉलेजेस भी जब इनका फाइनल ईयर खत्म होने वाला होता है मार्च अप्रैल में, तो ये लोग जो है एक रिक्रूटमेंट कैंपस ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें जितने भी कच्छ में स्कूल हैं वो सब स्कूल के प्रिंसिपल्स वहां पे जाते हैं। तो वहां जो भी ट्रेनीज हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं टीचर बनने के लिए, वो कैंडिडेट जो है अपना अपना एप्लीकेशन और अपने अपने जो डिटेल्ड उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मार्कशीट की जेरोक्स वगैरह, क्वालिफिकेशन के रिकॉर्ड्स, वो सब जो है उन प्रिंसिपल्स के पास वो जमा करवाते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को, जिनको भी अपने स्कूल के लिए टीचर्स की जरूरत होती है, न्यू टीचर्स की, वो लोग डायरेक्टली उन बीएड कॉलेजेस से भी टीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी एक एक्सटर्नल सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का। फिर आता है थ्रू ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, यूनियन बनाया जाता है, और उसमें एक लीडर होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसका यही काम होता है कि वो
जहाँ पे भी वर्कर्स को और एम्प्लॉयज की जरूरत होगी तो वो एम्प्लॉयज और वर्कर्स को ढूंढ के लाएगा, बुलाएगा और कंपनी में जॉब दिलवाएगा. So due to increase in workload, whenever the need arises, workers can be recruited with the help of trade unions. This happens in textile and mining industry. लेकिन इस मेथड से जो एम्प्लॉयज को नौकरी पे रखा जाता है वो परमानेंट बेसिस पे नहीं होते हैं, वो कुछ टाइम पीरियड फिक्स होता है, उस टाइम पीरियड के लिए उनको नौकरी पे रखा जाता है. फिर आता है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स. कॉन्ट्रैक्टर्स भी ऐसे ही पर्सन होते हैं, वो कमीशन लेते हैं कंपनी से और बदले में अपने नेटिव प्लेस से, अपने गांव से कुछ जो है लोगों को एज अ वर्कर लेके आते हैं और कंपनी में नौकरी दिलवाते हैं. ये भी टेम्परेरी बेसिस पे होता है. दिस हैपेंस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड टी प्लांटेशंस. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्रूटमेंट एट गेट. कई बार कंपनी क्या करती है, अपने मेन गेट पे एक बड़ा सा नोटिस लगा देती है कि कंपनी में ये वैकेंसी है और इसके लिए इतने क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए और ये टाइमिंग पीरियड के बीच में आके और वो अपना इंटरव्यू देके अपना रिज्यूम देके जाएं. तो उसको बोला जाता है रिक्रूटमेंट एट गेट. बाय प्लेसिंग अ नोटिस एट द फैक्ट्री गेट, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर डेली वेजेस. फिर आता है मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड में आज के जमाने के मेथड्स आते हैं, जैसे वर्क इन इंडिया, Naukri.com, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आप लोग जानते हो कि उस पे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमको सामने से ऑफर्स आते हैं, क्योंकि कंपनी भी उसको बार बार अपडेट करती रहती है, देखती रहती है, तो कंपनी को उसमें भी जो कैपेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी डिटेल मिल जाती है. तो ये सब है मॉडर्न मेथड्स. रिक्रूटमेंट कैन बी डन बाय द यूज ऑफ इंटरनेट. प्रोसीजर्स आर डन ऑनलाइन, एग्जाम, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन रिजल्ट्स एटसेट्रा. अब ये था अपना एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा आता है सिलेक्शन प्रोसीजर. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हमने जॉब के लिए किसी पर्सन को बुलाया है, तो वो हमारे पास एप्लीकेशन दे के गया है, तो वहां जब तक वो एप्लीकेशन हमको दे रहा है, उसकी एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट करी, वहां तक का जो प्रोसीजर है उसको बोला जाता है रिक्रूटमेंट. जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से किसी कैपेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्शन. जैसे हमारे पास 10 एम्प्लॉय की जगह खाली है, हमने एडवर्टाइज दिया और एडवर्टाइज को पढ़ के हमारे पास मान लो 100 लोगों ने एप्लीकेशन कर दी, तो 100 लोगों की हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हुआ. लेकिन इन 100 लोगों की एप्लीकेशन में से जिन 10 लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसको बोला जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर. सो टू सेलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव्ड, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में सबसे फर्स्ट आएगा प्राइमरी मीटिंग. मतलब जब पर्सन हमारे पास एप्लीकेशन लेके आता है तो उसकी एप्लीकेशन ली जाती है और उसको रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेजा जाता है. रिक्रूटमेंट ऑफिसर उसकी कुछ बेसिक और नॉलेज से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करता है. इसको बोला जाता है प्राइमरी मीटिंग. फिर आता है रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन. हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से जो भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी या जो कैपेबल नहीं होंगी, ऐसी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जाएगा. जैसे सपोज हमने मांगा था कि भाई हमको कम से कम बीकॉम किया हुआ पर्सन चाहिए जॉब के लिए, तो सपोज उसमें अगर हमारे पास 10th पास वाले की एप्लीकेशन आई है लेकिन उसने 10th के आगे पढ़ाई नहीं की है, कोई 12th पास वाला अप्लाई एप्लीकेशन दे के गया, उसने 12th के बाद आगे पढ़ाई नहीं की है, तो इस तरीके की जो एप्लीकेशन होती है जो हमारे लिए काम की नहीं है उनको रिजेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग. फिर थर्ड स्टेप में हम पहुंचते हैं टेकिंग नेसेसरी टेस्ट. जब ये दो स्टेप क्लियर हो जाते हैं तो फिर टेस्ट हुआ होता है एम्प्लॉयज का, कैंडिडेट्स का. उसमें सबसे पहले आता है आईक्यू टेस्ट. आज के टाइम में आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अगर एप्लीकेशन भरते हो तो आपको एग्जाम देने जाना पड़ता है. उस एग्जाम में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये एक तरीके का टेस्ट होता है. तो आईक्यू टेस्ट में कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सब हमसे जानकारी निकाली जाती है. देन एप्टीट्यूड टेस्ट में कैंडिडेट को जॉब के लिए इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है या नहीं है, वो सब देखा जाता है. देन ट्रेड टेस्ट आता है. ट्रेड टेस्ट में कैंडिडेट हैज नेसेसरी स्किल, उसके पास वो स्किल है या नहीं है. और साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये जानते हैं कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, उसका नेचर कैसा है. ये सब बेसिक चीजें जो है अलग अलग टेस्ट लेके फाइंड आउट की जाती है. फिर आता है अपना पर्सनल इंटरव्यू. इतना सब क्लियर होने के बाद में प्रॉपर जो कैपेबल कैंडिडेट है उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. इसमें एक इंटरव्यू कमेटी होती है. उस इंटरव्यू कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और सब हाई पोजीशन वाले होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं
जो अलग अलग क्वेश्चन करते हैं और सामने कैंडिडेट को एक के बाद एक सबके क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। इसको बोला जाता है पर्सनल इंटरव्यू। कमिटी इज फॉर्म्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। द मैनेजर, departmental heads, experts are included in interview committee. Work related questions are asked. At this stage the terms and conditions for the job can be made clear. यहाँ पे एम्प्लॉय भी अपनी कंडीशंस बता देता है कि भाई उसकी भी कोई कंडीशन होती है कि मैं इतने से इतने बजे तक ही काम करूंगा या मेरे को इतनी सैलरी तो चाहिए ही चाहिए तो ही काम करूं। तो इस तरीके की कंडीशंस भी यहाँ पे क्लियर कर दी जाती है। देन चेकिंग रेफरेंस। कई बार अगर हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन आई है जिसमें वो कैंडिडेट है वो पहले से कहीं पे काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस है, 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ पे उसने जॉब की है वहाँ का नाम और एड्रेस वहाँ पे मेंशन करता है। तो अगर हमारे मन में कोई डाउट है उस पर्सन के बारे में तो हम उस ओनर को कांटेक्ट करके और इस एम्प्लॉय के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है चेकिंग रेफरेंस। टू गेट द राइट ओपिनियन अबाउट एन एम्प्लॉय, द रेफरेंस गिवन बाय कैंडिडेट इज हेल्पफुल। और इसमें कई बार रेफरेंस इस तरीके से भी आता है कि उसकी कहीं और हाई पोजीशन में या कहीं पे अच्छी पहचान होती है जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। फिर आता है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन में टेम्परेरी बेस पे सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कैंडिडेट को रखा लेकिन उसको बोल दिया गया कि भाई 3 महीने के लिए हम देखेंगे तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है, 3 महीने के बाद तुमको परमानेंट किया जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। इसमें 99% तो सिलेक्शन हो चुका होता है लेकिन कहीं कहीं 1% से अगर किस्मत खराब है तो वो रह जाता है। सो मैटर्स फ्रॉम पर्सनल इंटरव्यू आर पॉजिटिव, then the selection committee will make a list of selected candidates. फिर आता है फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन। ये खास करके जो लोग आर्मी में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं या फिर जो पायलट बनते हैं या फिर जो ये ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट्स होते हैं, तो इन लोगों के लिए फिजिकल टेस्ट होना बहुत जो है कंपलसरी हो जाता है क्योंकि इनका काम ऐसा होता है कि जिसमें शरीर की जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कोई जो है ट्रेन चलाने वाले जो लोको पायलट्स होते हैं, अगर उसकी आई साइट वीक है, अगर उसकी आँखें कमज़ोर है, वो ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाता, तो ट्रेन के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके की जो जॉब्स होती है, उसके लिए फिजिकल और मेडिकल एग्ज़ाम कंपल्सरी होते हैं। तो कैंडिडेट अगर उस फिजिकल मेडिकल टेस्ट में अगर वो क्लियर नहीं कर पाता है, तो फिर उसको वो जॉब जो है नहीं मिल पाती है। तो आफ्टर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन कैंडिडेट्स आर सेंट टू स्पेसिफाई हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। वहां से उनको सर्टिफिकेट मिलता है कि वो फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट है, जॉब के लिए कैपेबल है। फिर आता है अपॉइंटमेंट लेटर। सब कुछ क्लियर होने के बाद में कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, मतलब उसकी जॉब फाइनल हो गई। तो आफ्टर मेकिंग फाइनल सिलेक्शन अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पे पर्सन को जॉब मिल गया। और लास्ट में आता है इंडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार उसको जॉब हमने दे दिया, फिर हम उसको अपने कंपनी में ले जाएंगे और उसको बता देंगे उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, उसको कहाँ बैठना है और उसको क्या क्या काम करना है। इसको बोलते हैं इंडक्शन इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क। तो यहाँ तक था अपना सिलेक्शन प्रोसीजर। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के आगे बढ़ते हैं हम, तो आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द वर्क टू द एम्प्लॉयज। Training means giving up-to-date information about the organization to increase efficiency skill of the employee. ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, हमारे एम्प्लॉय को थियरी का नॉलेज भी देना है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना है। लेकिन कौन सा नॉलेज, पुराना पुराना हर साल नहीं, अप टू डेट जो जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके बारे में उसको ट्रेनिंग देनी है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, पहले के जमाने में स्टीम इंजन चला करते थे रेलवे में, फिर डीजल इंजन आए और उसके बाद उसमें भी टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। अब जो है इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, अब मेट्रोस चलती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे रेलवे क्या करता है, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देता है, उनको नए नए काम सिखाता है, इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, स्किल भी इंक्रीज होती है। इसको बोला जाता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में थियोरिकल नॉलेज भी दिया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, फायदे क्या है, तो सबसे पहले इससे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, एम्प्लॉय को मॉडर्न इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेफ्टी, और कई बार जो है एम्प्लॉय को सेफ्टी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कभी अगर कंपनी में आग लग जाए तो उस टाइम पे कैसे आग को काबू करना है और अपने आप को कैसे बचाना है, सेफ्टी ट्रेनिंग
उसके बाद आता है अपना इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन। ट्रेनिंग से क्या होता है कि उसके बहुत सारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स होते हैं वो ट्रेनिंग में ठीक हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, तो उससे मिस्टेक होने के चांसेस जो है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। उसमें कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, बार बार अगर मान लो उससे कोई मिस्टेक नहीं हो रही है तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा जिसकी वजह से वो अपने कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो लेबर टर्नओवर भी कम होता है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, बार बार एम्प्लॉय से मिस्टेक नहीं होगी, वेस्टेज नहीं होगा, तो हमारा भी प्रॉफिट होगा, तो कंपनी के प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट होता है। रिडक्शन इन एक्सपेंस, वेस्टेज नहीं होगा तो कंपनी का खर्चा भी बचेगा क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अननेसेसरी एक्सपेंस जो है कम हो जाते हैं। जैसे पहले के जमाने में लिख लिख के हिसाब किए जाते थे, तो बहुत ज्यादा पेपर पेंसिल का यूज होता था, बहुत ज्यादा, वो स्टेशनरी का खर्चा बहुत बढ़ जाता था। आजकल कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी रखी जाती है और पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में डाल के रख दिया जाता है, तो उससे पेपर पेन का और स्टेशनरी का एक्सपेंस जो है कम हुआ और हम इसमें बहुत सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं और इसको मेंटेन करना भी बहुत ईजी होता है। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, एक्सपेंस भी रिड्यूस होता है। फिर डेवलपमेंट आता है। डेवलपमेंट का मतलब भी थियोरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, लेकिन ट्रेनिंग जो होती है वो लोअर पोजीशन पे होती है, बॉटम लेवल पे होती है। डेवलपमेंट जो होता है वो टॉप लेवल पे होता है, हायर लेवल पे होता है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू टॉप लेवल एंड डिपार्टमेंटल हेड्स इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब इसके फायदे क्या क्या हैं डेवलपमेंट के, तो डेवलपमेंट के फायदे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला आता है इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज। इसमें क्या होता है, न्यू टेक्निक के बारे में हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनको नॉलेज दिया जाता है, उनको अपग्रेड किया जाता है। फिर आता है रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी, नए नए मेथड और नए नए आइडियाज जो है इसमें फाइंड आउट किए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होता है, पूरे ओवरऑल पूरे कंपनी का डेवलपमेंट होता है। फिर हम लोग देखें तो इसके बाद हमको मिलता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारे मैनेजर बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, जो हाई पोजीशन पे लोग बैठे हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हैं, तो वो लोग अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मार्केट, मेथड, सबका ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे, मैक्सिमम यूज कर पाएंगे, वेस्टेज नहीं हो पाएगा। फिर आता है सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैनेजर ही एक ऐसा पर्सन है जो वर्कर की हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर मैनेजर सॉल्व नहीं कर पाएगा तो वर्कर अपनी प्रॉब्लम को लेके प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगा। फिर आता है इफेक्टिव सुपरविजन। तो डेवलपमेंट से क्या होता है कि हमने अप टू डेट इंफॉर्मेशन हमारे मैनेजर को दी, तो वो अपने नए नए टेक्निक यूज करके सुपरविजन अच्छे से कर सकेगा। देन रिड्यूस द स्ट्रेस, इससे क्या होता है, काम बिल्कुल अच्छे से स्मूथली चल रहा है तो स्ट्रेस लेवल भी जो है कम होता है। और फिर आता है डेवलपमेंट प्रोग्राम, और कई बार टाइम टू टाइम सिचुएशन जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो सेमिनार्स के थ्रू और मॉडर्न जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग होती है बॉटम लेवल पे, डेवलपमेंट होता है टॉप लेवल पे। ट्रेनिंग में एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डेवलपमेंट में ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, पूरे मैनेजमेंट का सब कुछ डेवलप। ट्रेनिंग में वर्क इज एट द सेंटर और डेवलपमेंट में फ्यूचर कैरियर, भाई आगे और कैसे बढ़ा जा सके, कैसे आगे बढ़ेंगे। ट्रेनिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, मैक्सिमम 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, क्योंकि डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। ट्रेनिंग जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन डेवलपमेंट जो है मोर एक्सपेंसिव है। ट्रेनिंग का जो स्कोप है वो लिमिटेड स्कोप है क्योंकि उसमें खाली काम सिखाना है। डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो वाइडर स्कोप है क्योंकि उसमें काम के साथ साथ एक एक चीज को डीपली स्टडी करना है, कहाँ पे कौन सी माइनर मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर स्टाफिंग कंप्लीट होता है। ये आपको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में ये सब नोट्स जो है नोट करके अपनी फेयर नोट में रखने हैं। मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको ये दे दिए हैं, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग डाउट जो है पूछ सकते हो।